नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 280, 281 और 282 जिसे हम रीअसेसमेंट भी कहते हैं। मान लीजिए कोई इनकम आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी और कोई इनकम नहीं दिखाई आप या ऐसा भी है कि भई आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी, आप भी भूल गए और असेसिंग ऑफिसर ने जब चेक किया, उसके भी ध्यान में नहीं आया और उससे भी छूट गई। तो ये जो सेक्शंस है 280, 281, 282 ये सेक्शंस बताते हैं कि कब ऑफिसर आपको वापस नोटिस इश्यू कर सकता है कि भाई साहब आपका कोई इनकम रह गया है टैक्सेशन से। तो आप हमें बता दें कि भई कैसे छूट गया और अगर एक्चुअल में छूट गया तो आप प्लीज़ आप टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी दीजिए। तो लेट्स डिस्कस। तो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 148 था, इश्यू ऑफ नोटिस वेयर इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। वो सेक्शन बन गया अब 280 इनकम टैक्स एक्ट 2025। सेक्शन 148 ए प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 वो बन गया 281 और सेक्शन 149 टाइम लिमिट फॉर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 एंड 148 वो बन गया सेक्शन 282। तो न्यू इनकम टैक्स 2025 में ये सभी रियल नंबर हो गए। ठीक है। तो दोस्तों आज हम क्या समझेंगे आप मैं क्या समझाऊंगा आपको। तो इस प्रेजेंटेशन में क्या है। तो सेक्शन 280 जो कि मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस भी किया आपसे। तो सेक्शन 280 इश्यू ऑफ नोटिस वेयर इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। सेक्शन 281 procedure before issuance of notice under section 280. Section 282 time limit for issuance of notice under section 280 and 281 और हमारी तरफ से कोई प्रैक्टिकल एडवाइस और एग्जांपल्स भी आपको लिए जाएंगे कि आप ये तीनों सेक्शंस आराम से समझ पाए नए इनकम टैक्स 2025 में। दोस्तों सबसे पहले हम समझें कि भाई रीअसेसमेंट होता क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कुछ इनकम छुपा ली है या गलत रिटर्न फाइल करी है तो वो आपका असेसमेंट दोबारा कर सकता है और इसे रीअसेसमेंट कहते हैं। बेसिकली असेसमेंट मींस चेकिंग पार्ट फ्रॉम ऑफिसर साइड। आपने तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपने हिसाब से भर दी बट ऑफिसर भी तो चेक करेगा नहीं कि आपने रिटर्न करेक्ट भरी या नहीं भरी। तो उसको चेकिंग पार्ट को ही असेसमेंट कहते हैं और चेकिंग होने के बाद कुछ छूट जाता है और वापस वो ऑफिसर चेक करता है उसको रीअसेसमेंट कहते हैं। तो रियल टाइम एग्जांपल भी लेते हैं। रमेश जी ने फाइनेंशियल 22-23 में एक प्रॉपर्टी बेचा और कैपिटल गेन रिटर्न में नहीं दिखाया। तो डिपार्टमेंट को बाद में पता चला। अब वो रीअसेसमेंट भेज सकता है। इस केस में रमेश जी 22-23 में ने एक प्रॉपर्टी बेची है। वो उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई। माइट बी उनका रीजन है कि भाई ऐसा रीजन है कि भाई आपने प्रॉपर्टी बेची है, मेरे को कोई गेन हुआ नहीं तो मैं क्यों दिखाऊं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। उन्होंने नहीं दिखाया। तो जब नहीं दिखाया तो इनकम टैक्स वालों को जब न्यूज़ मिली, कहीं यहाँ दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन मिली कि भई ये तो कैपिट इन्होंने रमेश जी ने अपना कोई एसेट बेचा है जिसमें प्रॉफिट हो सकता था पर इन्होंने दिखाया नहीं इनकम टैक्स रिटर्न में। तो वो इश्यू कर सकते हैं रमेश जी को नोटिस। तो दोस्तों सेक्शन 280 इश्यू ऑफ नोटिस वेयर इनकम इज एस्केप्ड असेसमेंट। एस्केप असेसमेंट क्या होती है मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ठीक। तो ओल्ड एक्ट 1961 में इसे सेक्शन 148 कहा जाता था। अब न्यू एक्ट 2025 में उसको सेक्शन 280 रीनंबर किया गया। तो नोटिस भेजा जाता है। एओ असेसिंग ऑफिसर आपको एक नोटिस भेजता है रिटर्न दोबारा फाइल करो कि भाई इस टैक्स ईयर का आप रिटर्न फाइल करिए हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि भाई आपका कोई इनकम एस्केप है तो एक बार आप रीचेक करिए कि कोई इंफॉर्मेशन आपने इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसा तो नहीं है कि कुछ रह गया हो। तो आपके लिए वो 3 महीने का वक़्त दिया जाता है, ऑफ़िसर आपको 3 महीने का वक़्त देते हैं कि भाई साहब कि नोटिस मैंने इश्यू कर दिया, एओ ने नोटिस इश्यू कर दिया, आप 3 महीने में अपनी रिवाइज़ एक रिटर्न भरिए ज
ताकि हम वापस को रीअसेस कर सके और आप अगर कोई गलती रह गई और आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये रह गई इनकम टैक्स रिटर्न में ओरिजिन रिटर्न में, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं इस रिटर्न में, जो 3 महीने का वक़्त दिया जाता है। तो नोटिस मिलने के बाद आपको रिटर्न फाइल करने के लिए मैक्सिमम 3 महीने दिए जाते हैं। कुछ केसेज़ में पहले अप्रूवल ज़रूरी है। कुछ केसेज़ में नोटिस भेजने से पहले एओ दैट वो असेसिंग ऑफिसर को सीनियर अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेनी होती है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन ना हो कि भई असेसिंग ऑफिसर के मन किया, अचानक से सपना आया कि हाँ जी, इनको नोटिस इश्यू करते हैं, शायद इन्होंने शायद इनकी कोई इनकम एस्केप हो गई या कोई ऐसी इनकम है इन्होंने नहीं दिखाई है, ऐसा नहीं है। आपके पास असेसिंग ऑफिसर के पास एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि नोटिस तभी भेजा जा सकता है जब ईओ के पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन हो, मतलब कि पक्की इन्फॉर्मेशन हो कि कोई इनकम एस्केप हुई। ऐसा नहीं कि कुछ भी हाँ भाई मन किया भेज दिया नोटिस, नहीं, ऐसा नहीं। तो दोस्तों सेक्शन 281 प्रोसीजर बिफोर इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 280 आपको जो मेन नोटिस है एस्केप कि भाई आपकी इनकम कोई एस्केप हो गई, वो नोटिस से पहले एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है। एक आपको मौका दिया जाता है कि आप मैं आपको असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि भाई मैं आपको मेन नोटिस नहीं दूँगा। आप मेरे को बता दीजिए कि मैं आपको क्यों नहीं दूँ मेन नोटिस? कि भाई हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको लगता है ये इस इन्फॉर्मेशन में कुछ गलत है या आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप हमें इस नोटिस में रिप्लाई कर दीजिए। अगर हमें लगता है कि भई ठीक है, आप सही बोल रहे हो तो हम ये नोटिस ड्रॉप कर देंगे। हम कोई आपको कोई मेन नोटिस एस्केप असेसमेंट का नहीं देंगे। बट हमें अगर अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं, ये आपकी बात गलत है, तो वो हम एस्केप असेसमेंट खोलेंगे प्रॉपर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से। तो लेट्स डिस्कस। तो ओल्ड एक्ट 1961 में सेक्शन 148 इसे कहा जाता था, जिसको रीनंबर करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 281 कर दिया गया। तो सेक्शन 280 का नोटिस भेजने से पहले एओ को आपको एक शो कॉज नोटिस देना होता कि बताओ क्यों ना सेक्शन 280 का नोटिस भेजा जाए। तो शो कॉज नोटिस एओ सेंड एससीएन विद सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। कोई सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन जो इनके पास सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन हो, जो इनके पास इन्फॉर्मेशन हो या इनके पास कुछ भी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन हो, तो वो आप नोटिस में भेजोगे। एओ एओ शो कॉज नोटिस में भेजेगा कि हमारे पास भाई साहब ये इन्फॉर्मेशन है। फिर आपको अपना जवाब देना है, ये ज़रूर करना है आपको। अगर जवाब नहीं देते, तो अननेसेसरी आपको एक प्रॉपर आपका असेसमेंट खुलता है, आपके फिर आपको या तो खुद रिप्लाई करना पड़ता है या कोई लॉयर को अपॉइंट करना पड़ता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना पड़ता है या कोई दूसरे प्रोफेशनल को अपॉइंट करना पड़ता है, जिनको इनकम टैक्स 2025 की नॉलेज हो या इनकम टैक्स 1961 की नॉलेज हो। तो एओ का फिर ऑर्डर आता है कि भई एओ डिसाइड करता है कि फिट केस है या नहीं। सेक्शन 280 नोटिस तभी नोटिस भेजा जाता है। 3 केस ऐसे हैं जहां पर ये शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया जाता अ, एसएससी को। तो वो 3 केस कौन से हैं? तो 3 स्पेशल केस में ये सेक्शन 281 अप्लाई नहीं होता। तो 3 स्पेशल केस में एओ को शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। सीधे 280 नोटिस आ सकता है। तो फर्स्ट केस है स्पेशल स्कीम इंफॉर्मेशन। सेक्शन 260 की स्कीम के अंडर इंफॉर्मेशन मिली हो। एग्जाम्पल फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर। सेकंड है अप्रूविंग पैनल डायरेक्शन। तो सेक्शन 274 सबसेक्शन 6 के अप्रूविंग पैनल ने डायरेक्शन दी हो, तब भी ऑफिसर आपको सीधे नोटिस इश्यू कर सकता है। आपको शो कॉज नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं। या कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो, किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी की ऑर्डर में फाइंडिंग या डायरेक्शन हो। ठीक है? तो हमारी तरफ से टिप ये है कि आपके लिए कि अगर आपको सीधे सेक्शन 280 नोटिस आए बिना एससीएन के, तो चेक करो कि क्या ये ऊपर के 3 एक्सेप्शन अप्लाई होते हैं। अगर नहीं तो नोटिस चैलेंज हो सकता है। दोस्तों सेक्शन 282 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सेक्शन
शो कॉज नोटिस या मेन एस्केप असेसमेंट का नोटिस देने की टाइम लिमिट होती है कि कब तक आप दे सकते हो। ऐसा थोड़ी ऐसा ऐसा नहीं होता है कि हाँ, आपका लाइफ टाइम में कभी भी दे सकते हो। इनकम टैक्स वालों की भी एक टाइम लिमिट होती है कि भाई टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस, ठीक है? तो ये ओल्ड एक्ट में 1961 में ये सेक्शन 149 का कहलाते थे इसको, वो रीनंबर करके इनकम न्यू इनकम टैक्स 2025 में 282 हो गया। तो इसमें एक अगर हम बांटे तो 4 फेज़ है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉरेटोरियम पीरियड, फर्स्ट ईयर। तो टैक्स ईयर खत्म होने के बाद पहला साल कंप्लीट सेफ जोन है। इसमें आपको कोई से नोटिस नहीं आ सकते। इस पीरियड में कोई भी नोटिस नहीं भेज सकता, चाहे कितनी भी बड़ी एस्केप इनकम हो। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल 25-26 में एंडिंग 31 मार्च 26 के लिए 31 मार्च 27 तक कोई नोटिस नहीं आ सकता। तो हमारे एग्जांपल के हिसाब से फेज़ 2 में हम अगर आते हैं तो नॉर्मल विंडो मतलब इसमें बैक मैक्सिमम इसमें ही नोटिस आते हैं ईयर 1 टू 4 ईयर 3 मंथ्स। ठीक। ये सबसे कॉमन नोटिस पीरियड है। टैक्स ईयर एंड से 4 साल 3 महीने तक के अंदर सेक्शन 280 नोटिस आ सकता है। किसी भी अमाउंट की एस्केप्ड इनकम के लिए वैलिड है। एग्जांपल, फाइनेंशियल 25-26 के लिए डेडलाइन 30 जून 2030 कि भाई फाइनेंशियल 25-26 में आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरी, उसकी आपकी डेडलाइन मतलब नोटिस मैक्सिमम 30 जून 2030 तक आ सकता है। फेज 3, एक्सटेंडेड विंडो, भाई 4 साल 3 महीने टू 6 ईयर 3 मंथ्स मतलब 4 साल 3 महीने के बाद भी आपको नोटिस इश्यू कर सकता है, पर वो है स्पेशल केस। सबको इस एक्सटेंडेड विंडो में नोटिस नहीं मिलता। तो सिर्फ तब भी अप्लाई होता है जब एस्केप्ड इनकम 50 लाख या ज्यादा हो। अगर आपकी 50 लाख से कम है तो आप गुड न्यूज़ है कि भई 4 साल हो गए तो अब बस आपको 4 साल 3 महीने हो गए तो आपको इनकम टैक्स नोटिस इश्यू नहीं कर सकते। पर अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो 4 साल 3 महीने से 6 साल 3 महीने तक आपको नोटिस आ सकता है। तो एओ के पास प्रॉपर बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस होना ज़रूरी है। छोटी अमाउंट के लिए ये विंडो अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल 25-26 के लिए एक्सटेंडेड डेडलाइन 30 जून 2032 ओनली एस्केप्ड इनकम। अगर आपकी एस्केप्ड इनकम 50 लाख से ज्यादा या 50 लाख तक हो। टाइम बार्ड बियॉन्ड 6 इयर्स 3 मंथ्स, अगर 6 साल 3 महीने बीत जाते हैं, इस पीरियड के बाद कोई भी नोटिस इनवैलिड है, चाहे कितनी भी बड़ी एस्केप्ड इनकम हो, एओ नोटिस नहीं भेज सकता। टैक्स पेयर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। तो ध्यान रखिए ये अगर टाइम प्लेट बहुत स्ट्रिक्ट है, एक दिन की भी अगर डिले हो गई तो नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको एक टाइमलाइन में देखा जाए या आसान भाषा में जो स्क्रीन में समझ में आ जाए, तो टाइम लिमिट एक नज़र में कि टैक्स ईयर एंड समझिए आपने 31 मार्च 2027 आपका टैक्स ईयर खत्म हुआ। मतलब 26-27, क्योंकि टैक्स ईयर का पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट था, पर इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टैक्स ईयर का कंसेप्ट है। मींस खाली एक ही टैक्स ईयर होता है। जैसे अगर आपकी इनकम 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27, एक ही कंसेप्ट है, नो अदर कंसेप्ट ऑफ ईयर। तो टैक्स ईयर एंड एग्जांपल 31 मार्च 2027, तो एक साल तक लॉक पीरियड खत्म, तो नोटिस शुरू हो सकते हैं एक साल बाद, एक साल के बाद। 4 साल प्लस 4 इयर्स एससीएन 281 के नॉर्मल डेडलाइन है। 4 साल 3 महीने सेक्शन 280 का नोटिस नॉर्मल डेडलाइन है। 6 साल एससीएन एक्सटेंडेड डेडलाइन 50 लाख से ऊपर के केस, या 6 साल 3 महीने 280 फाइनल डेडलाइन 50 लाख से ज्यादा के केसेस। तो दोस्तों एस्केप्ड इनकम इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? तो एओ नोटिस तभी भेज सकता है जब उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन इन सोर्सेज से आ सकती है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, बोर्ड द्वारा बनाई गई स्ट्रैटेजी के अंडर केस फ्लैग हुआ, ऑडिट ऑब्जेक्शन,
सीएजी ऑडिट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि असेसमेंट सही नहीं हुई है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेक्शन 159 के अंडर फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मिली हो, डीटीएए या एफएटीएसीए। सर्वे इंफॉर्मेशन सेक्शन 253 के अंडर कंडक्टेड सर्वे से इंफॉर्मेशन निकली। तो ये 50 लाख की लिमिट इतनी क्यों जरूरी है? क्यों? ये जरूरी इसलिए है कि एक्सटेंड विंडो तभी खुलते हैं। एस्केप्ड इनकम अगर 50 लाख या उससे ज्यादा हो, तभी एओ 4 साल के बाद भी नोटिस भेज सकता है। छोटे केसेस में सिर्फ 4 साल का विंडो होता है, ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती हो टैक्स पेयर को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर अग्रवाल का केस। फाइनेंशियल 22-23 में 30 लाख की फॉरेन इनकम नहीं दिखाई। एओ को अप्रैल 2028 में पता चला, यानी 5 साल बाद। क्योंकि अमाउंट 50 लाख से कम है, नोटिस इश्यू करना टाइम बार्ड होगा। तो अमाउंट का कैलकुलेशन केयरफुली चेक करिए। 50 लाख थ्रेशोल्ड आपकी रक्षा कर सकता है। दोस्तों, सेक्शन 280 रिक्वायरमेंट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। आपको जब नोटिस इश्यू किया जाता है, तो आपको असेसिंग ऑफिसर एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई साहब 3 महीने में आप अपनी रिटर्न भर दीजिए। हाँ, आप इसमें अगर मान लेते हैं, तो हम चेक करेंगे। अगर उस हिसाब से हमारी जो प्रतिक्रिया है, तो वो हमें आपको देंगे। सेक्शन 280 एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रिलेवेंट असेसमेंट। रिटर्न मांगा जाता है। नोटिस में एसएससी की कहते हैं कि इस टैक्स ईयर की इनकम रिटर्न प्रेस्क्राइब फॉर्म में दो। आपके लिए 3 महीने का वक्त है। आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसमें आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तब आपको डेफिनेटली जो ऑफिसर चाहेगा कि भाई आपने इन्फॉर्म हमने मांगा आपसे, आपने नहीं दिया, तो अब हम अपने हिसाब से हम आपको नोटिस इश्यू कर रहे हैं। ठीक है? तो हमारी तरफ से आपको क्या टिप है? अगर नोटिस मिला, आप अपने तुरंत अपने सीए को दिखाइए। 3 महीने में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, इससे जरूर फाइल करें। केस स्टडी भी ले लेते हैं। मान लीजिए सुनीता जी का प्रॉपर्टी सेल हुआ फाइनेंशियल 25-26 में। तो सुनीता जी ने दिल्ली में एक फ्लैट बेचा, 80 लाख का कैपिटल गेन हुआ। रिटर्न में ये नहीं दिखाया। आप सुनीता जी ने ये रिटर्न में नहीं दिखाया। तो फाइनेंशियल ईयर 2030-31 में एओ को सेक्शन 260 स्कीम से इंफॉर्मेशन मिली। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेटा से मैच हुआ। अब क्या हो? तो नोटिस वैलिड है ऑफिसर की तरफ से। तो एस्केप्ड इनकम तो हुई है, और एस्केप्ड इनकम 50 लाख से ज्यादा है। तो इसलिए एक्सटेंडेड 6 साल 3 महीने का विंडो अप्लाई होता है। नोटिस वैलिड है। तो हमारी तरफ से क्या एडवाइस है आपको एज एन सीए? तो सुनीता जी को तुरंत सीए से मिलना चाहिए और 281 रिप्लाई ड्राफ्ट करे और सही रिटर्न फाइल करे विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी तरफ से आपको प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? सबसे पहली चीज तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, या और कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट जरूरी है अगर असेसमेंट होती है, तो कम से कम 7 से 8 साल उसको जरूर रखें आप। क्यों? क्यों? रीजन इज कि जो अगर 50 लाख के ऊपर आपकी कोई इनकम असेसमेंट खुलती है, तो वो खुल सकती है आपकी 6 साल 3 महीने तक। तो इसलिए अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को कम से कम 7 से 8 साल तक रखें। सेकंड, कोई नोटिस आपको इश्यू करे, तो नोटिस मिलने पर सबसे पहले आप इश्यू डेट चेक करें। टाइम बाद नोटिस को इमीडिएटली चैलेंज किया जा सकता है हाईकोर्ट। तीसरा, एससीएन शोकॉज नोटिस का जवाब दें। शोकॉज नोटिस को कभी इग्नोर मत करिए। सही और कंप्लीट रिप्लाई दे कर आप सेक्शन 280 नोटिस रोक भी सकते हैं। हमारी तरफ से और भी क्या आप ध्यान रख सकते हैं? एक, अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, तो उसको जरूर डिस्क्लोज करें। तो फॉरेन एसेट्स, डीटीए इनकम या एफएटीए डेटा से इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। सीधे एक्सटेंडेड विंडो अप्लाई होगा। ठीक है? हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, 50 लाख से ज्यादा की कोई भी ट्रांजैक्शन रिटर्न में सही से दिखाइए। ये एक्सटेंडेड विंडो को ट्रिगर पॉइंट। प्रायर अप्रूवल चेक करें।
अगर नोटिस में स्पेसिफाइड अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं है जहां रिक्वायर्ड हो, ये प्रोसीजरल डिफेक्ट नोटिस को वॉइड कर सकता है। तो याद रखें, अपने इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही रिटर्न सही वक्त पर फाइल करना, ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन। क्विक रिकैप कर लेते हैं रेफरेंस टेबल के थ्रू। तो सेक्शन 280 जो मेन नोटिस होता है एस्केप असेसमेंट का, तो उसकी नॉर्मल टाइम लिमिट है 4 साल 3 महीने। एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है 6 साल 3 महीने। कंडीशन ऑफ एक्सटेंशन मतलब 6 साल 3 महीने तभी लागू होगा जब आपकी एस्केप असेसमेंट 50 लाख से ज्यादा और इनकम असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट्स है। सेक्शन 281 जिसे हम शो कॉज नोटिस भी कहते हैं, उसका टाइम पीरियड है 4 साल और एक्सटेंडेड है 6 साल। एस्केप इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा हो तब और ईओ असेसिंग ऑफिसर के पास इन्फॉर्मेशन हो, तभी 6 साल हो सकते हैं। मिनिमम पीरियड फॉर बोथ 280 और 281 मेन नोटिस और एससीएल। तो 1 साल तक लॉक पीरियड है, टैक्स ईयर एंड के 1 साल तक आपको कोई नोटिस इश्यू नहीं हो सकता। ये टेबल अपने पास रखें, किसी भी नोटिस में सबसे पहले यही डेट्स वेरीफाई करें। तो आपके लिए की टेकअवेज़ क्या है, याद रखने वाली क्या बातें हैं? सबसे पहले तो 1 साल के लॉक इन पीरियड, टैक्स ईयर के टैक्स ईयर के बाद 1 साल कोई नोटिस नहीं आ सकता आपको। 4 साल 3 महीने का कांसेप्ट जो है, तो एससीएन 4 साल और नोटिस 4 साल 3 महीने, छोटे केसेस के लिए है। और अगर 50 लाख के ऊपर आपकी कोई इनकम एस्केप हुई है, उसके लिए 6 साल है। बड़े एस्केप्ड इनकम केसेस में एक्सटेंडेड विंडो है। सेक्शन 281 की प्रोटेक्शन, पहले सुनवाई का हक, तो एससीएन का जवाब जरूरी है। आप शो कॉज नोटिस आपको कोई इश्यू होता है तो उसका जवाब जरूर दे। रिकॉर्ड्स रखें, 7 से 8 साल के डॉक्यूमेंट्स सेव रखें हर हाल, क्योंकि अगर नोटिस आपका असेसमेंट वापस खुलता है या असेसमेंट होता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी।